हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित। आई नो यार, मैं इस बार भी काफ़ी लेट हुई स्टोरी पे वीडियो बनाने में, बट स्टिल अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट है जो काफ़ी लोग अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। सो उसी पॉइंट को मैं इस वीडियो में काउंटर करूंगा एंड बाकी चीज़ें आपने थंबनेल एंड टाइटल देकर समझ चुके होंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फार्मर प्रोटेस्ट 2020 यानी कि किसान आंदोलन 2020, इस चीज़ को अच्छे से समझने से पहले हमें इनके हिस्ट्री को देखना चाहिए कि कैसा रहा है फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच पास्ट रिलेशन। पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट द्वारा अराउंड 1965 टू 1969 के बीच एक एक्ट पास किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर में, APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसके तहत इंडिया के डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट स्टेट में मंडी क्रिएट किया गया था। और ये मंडी उन्हीं स्टेट, उन्हीं एरियाज में ज़्यादा बनाया गया था जहाँ पर लार्जर स्केल पर फार्मिंग की जाती है, यानी कि बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इन कुछ स्टेट में ये लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया था और अभी भी फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि इस लॉ को इन्हीं स्टेट, इन्हीं एरियाज में ही क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों लागू किया गया? तो इसका सिंपल रीज़न है क्योंकि सबसे ज़्यादा कृषि, सबसे ज़्यादा फार्मिंग इन्हीं स्टेट पंजाब और हरियाणा तरफ ही होता है। और यही कारण है कि 1960s के समय ग्रीन रेवोल्यूशन का इनिशिएशन यानी कि हरित क्रांति का शुरुआत इन्हीं स्टेट से शुरू हुआ था। वहीं अगर आप बिहार और झारखंड को देखेंगे तो यहाँ का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अनबैलेंस है, जिसके कारण किसी के पास ज़्यादा जमीन है तो किसी के पास कम जमीन है। और यही कारण है कि मैक्सिमम वर्कर्स फार्मिंग पे डिपेंड होना प्रेफर नहीं करते, बल्कि फार्मिंग को एज अल्टरनेटिव सोर्स यूज करते हैं अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। और यही कारण है कि बिहार और झारखंड का माइग्रेशन रेट काफ़ी हाई है। नाउ APMC एक्ट के तहत जो मंडी एस्टेब्लिश किया गया था, उसमें ऐसा क्या फैसिलिटी था जो इन फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा था? ये जो मंडी एस्टेब्लिश किया गया था, इसमें एक MSP लागू किया गया था, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके तहत किसान अपने फसल को एक डिसेंट प्राइस में सेल कर पाते थे इस मंडी में जाकर, और गवर्नमेंट इस मंडी के थ्रू उनके फसल को खरीद लेती थी एक डिसेंट प्राइस में, जिससे किसान एक अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे इस प्रोफेशन के थ्रू। इवन गवर्नमेंट फार्मर्स को ढेर सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती थी ताकि उनको फार्मिंग करने के लिए किसी भी प्रकार को प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। लाइक उनको मिनिमम से मिनिमम प्राइस में अच्छी क्वालिटी की बीज वगैरह यानी कि हाइब्रिड सीड वगैरह भी प्रोवाइड की जाती थी ताकि वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की फसल उगा सके, और इसके लिए उनको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट भी ना करना पड़े। और इसके साथ ही साथ उनको ढेर सारी सब्सिडीज वगैरह भी प्रोवाइड की जाती थी ताकि उनके फसल में किसी भी प्रकार का रोग लगे तो उससे वो फाइट कर सके और एक अच्छी क्वालिटी का फसल उगा सके। और इस एक्ट के तहत एक और हाईलाइट चीज़ है, वो है कोई भी किसान अपने फसल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर सेल नहीं कर सकता है, और वो ना ही किसी भी प्राइवेट ट्रेडर के साथ अपने फसल को सेल कर सकता है। यही कारण है कि फार्मर्स और ट्रेडर्स के बीच करप्शन रेट काफ़ी डाउन है उन स्टेट में जिसमें APMC लागू किया गया और मंडीज बनाया गया है। एंड अगर किसी प्राइवेट ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करना है, यानी किसी निजी व्यापार को व्यापारी करना है, तो उसको गवर्नमेंट से सबसे पहले ट्रेडिंग लाइसेंस बनवाना होगा एंड देन उसके बाद मंडी से फसल खरीद कर ट्रेडिंग कर सकता है मार्केट में। तो ये थे APMC एक्ट के तहत एस्टेब्लिश किए गए मंडीज के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट जो कि फार्मर्स पर पड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं है कि इसकी निगेटिव इफेक्ट नहीं है, निगेटिव इफेक्ट भी है, लेकिन इसके परसेंटेज काफ़ी कम है और हम लोग उस चीज़ को यहाँ पर काउंटर नहीं करने वाले हैं। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं आखिर फार्मर प्रोटेस्ट यानी कि किसान आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। तो इस प्रोटेस्ट की शुरुआत सितंबर के सेकेंड वीक से होती है, जहां गवर्नमेंट और पार्लियामेंट द्वारा लोकसभा से 3 फॉर्म बिल को पास कर दिया जाता है। और इस फॉर्म बिल को पास करते समय किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से राय नहीं ली गई और न ही किसी भी प्रकार की डिबेट हुई इस टॉपिक पे, और इसे डायरेक्टली पास आउट कर दिया गया लोकसभा से वॉइस वोटिंग के थ्रू। और ये जो 3 फॉर्म बिल पास किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, इसके द्वारा कहीं न कहीं वन नेशन वन मार्केट स्कीम को बढ़ावा देना था, जिसके द्वारा किसान अपने फसल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर सेल कर सकते हैं और वो अपने फसल को प्राइवेट ट्रेडर के साथ भी कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि APMC के तहत कोई भी किसान अपने फसल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर सेल नहीं कर सकता और ना ही वो प्राइवेट ट्रेडर्स के साथ अपने फसल को सेल कर सकता है। मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो कहीं ना कहीं APMC के द्वारा बनाए गए मंडीज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था इस लॉ के द्वारा। और इसी चीज को लेकर किसान काफी निराश थे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि APMC एक्ट के तहत बनाए गए मंडीज एक किसान के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है उनके एग्रीकल्चर सेक्टर में। जबकि गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि इस एक्ट यानी कि APMC एक्ट को हटा दिया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो इस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगी, जिससे उनके सेक्टर के GDP ग्रोथ रेट में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं ये माइंड में डाउट है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगी तो कहीं ना कहीं उस सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट करने का प्रयास
करेगी, जिससे किसान को बहुत बड़ी समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है मार्केट में। तो इसी फार्म बिल को वापस लेने के लिए किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि वो इस फार्म बिल को वापस ले ले। जबकि गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि वो इस फार्म बिल को वापस नहीं लेंगे, बल्कि इस फार्म बिल में संशोधन करेंगे, यानी कि सुधार करेंगे। जबकि किसानों का ऐसा कहना है कि इस फार्म बिल में संशोधन करने से कोई फायदा नहीं है और वो इसी मुद्दे को लेकर सरकार से डटे हुए हैं। सो अब तक आप समझ चुके होंगे कि फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो फार्मर प्रोटेस्ट की शुरुआत सितंबर के सेकेंड वीक से हुई और काफ़ी जोरों शोरों से चला और अक्टूबर के फर्स्ट वीक आते ही इसका सीन थोड़ा डाउन हो गया था, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ही सही ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं जारी ही था। और इसका विकराल रूप हमें नवंबर के महीने में देखने को मिला 21 नवंबर से, जब सारे फेस्टिवल खत्म होने चले थे। और इस बार के प्रोटेस्ट में अदर स्टेट के किसान भी शामिल हो गए थे, लाइक राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक तक भी आ गए थे। और सारे किसान 26 नवंबर को दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। एंड दिल्ली पुलिस द्वारा किसानों को दिल्ली इंटर करने से रोकने के लिए उनके ऊपर ढेर सारी हथकड़ी भी अपनाई गई, लाइक वाटर कैनन द्वारा उनके ऊपर पानी छिड़का गया, टीयर गैस के गोले छोड़े गए एंड हाईवेज को सीज करने के लिए हाईवेज के ऊपर बड़ी बड़ी बैरिकेड्स लगाए गए, इवन हाईवे तक को खोद दिया गया था किसानों को रोक। लेकिन हमारे किसान इन सारी प्रॉब्लम को मात देते हुए दिल्ली इंटर कर गए एंड अपनी विचार को मनवाने के लिए सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दी। ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया किसानों को डिफेम करने में एक कदम भी पीछे नहीं हटी। लाइक मीडिया के द्वारा उनको खालिस्तानी बोला गया, आतंकवादी बोला गया, ओपोजिशन पार्टी का इवन ये तक बोल दिया गया कि इस प्रोटेस्ट में कुछ टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर इन्वॉल्व हैं जो इस प्रोटेस्ट को इतना हिंसात्मक होने दे रहे हैं। लेकिन हाँ, इस प्रोटेस्ट में एक दो ठो खालिस्तानी भी इन्वॉल्व थे, लेकिन एक दो की वजह से सारे किसान को डिफेम करना सही नहीं। और इस प्रोटेस्ट के दौरान हमें सोशल मीडिया पे काफी डिजिटल स्ट्राइक भी देखने को मिले, लाइक ट्विटर पर बहुत ऐसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे जो किसान के फेवर में भी थे और अगेंस्ट भी थे। नाउ अब आते हैं कंगना रनावत से दिल दी दोसांझ। इस ट्विटर बैटल के बीच कौन सही है कौन गलत, इसका जवाब हम नहीं देंगे, बल्कि इसका जवाब जनता खुद